हेलो गाइस, मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वर्ल्ड कप के 70वें मुकाबले के बारे में, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच कल दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। भाई, दोनों टीमों की बात करें तो भाई जब दोनों टीमें आमने सामने आई है तब तक आपको कुछ नया देखने को मिला है। यानी कि भाई मोस्ट ऑफ बार तो इंडिया ही विन हुई है, लेकिन कई बार तो भाई बांग्लादेश भी विन हुई है। तो भाई कल के मुकाबले की बात की जाए तो भाई बांग्लादेश भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है, इसलिए बोल रहा हूँ कि कल का मैच गजब का हो सकता है। और दूसरी बात भाइयों कि भाई आप जब भी टीम बनाते हो या मैच विनर पे इन्वेस्ट करते हो तो भाई पिच रिपोर्ट को ज़्यादा समझना ज़रूर रहता है, क्योंकि अब जैसे जैसे पिच रिपोर्ट को समझते हो वैसे वैसे आप टीम अच्छी तरह से अपने आप से बना सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि पिच रिपोर्ट को ध्यान से समझना और हमारे प्रिडिक्शन का यूज़ करना, ताकि आपको हमारे प्रिडिक्शन से आपको एनालिसिस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए वो दोनों मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में देने वाला हूँ, और वो भी एनालिसिस के साथ। और उसके साथ साथ हम आपको इस वीडियो में कल के मैच का बैटिंग प्रेडिक्शन, लास्ट मैच एनालिसिस, मैच विनर प्रेडिक्शन, टेम वैल्यू, हेड टू रिकॉर्ड, वो सब कुछ पूरा डिटेल में देने वाले हैं। तो भाई अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको वर्ल्ड कप के आने वाले हर एक मुकाबले का वीडियो जल्द से जल्द मिलता रहे। और भाई वॉइस थोड़ी वो दब के आ रही होगी, क्योंकि भाई मेरा गला भी खराब है और तबीयत भी थोड़ी खराब है, लेकिन आपके लिए भाई वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई हो सके तो लाइक कर देना, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कल के मैच के पिच रिपोर्ट के बारे में। तो कल का मैच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा, जो पुणे में आया है। और वहाँ की पिच की बात करें तो भाई यहाँ की पिच ड्राई रहती है और हार्ड सरफेस वाली होती है, तो उससे क्या होता है कि गेंद काफ़ी हद तक बाउंस होती है और स्विंग भी ज़्यादातर होती है। और बल्लेबाजी की बात करें तो भाई ये बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है ये पिच। यहाँ पर स्कोर करना बहुत आसान है, और बैटिंग के लिए तो भाई बैटिंग फ्रेंडली पिच है। भाई आप मान सकते हो कि भाई यहाँ पर हाई स्कोर बनाना बहुत आसान है, और यहाँ पर फर्स्ट इनिंग का एवरेज को 300 के करीब हो ही जाता है। अब जो भी मैच देख लो, हाँ माना कि अभी रिसेंट में कोई भी ओडीआई का मुकाबला नहीं हुआ था, 2021 में हुआ था इंग्लैंड और इंडिया के बीच, उसमें भी 300 के करीब स्कोर बना था फर्स्ट इनिंग के दौरान, और सेकंड के दौरान भी इतने स्कोर बना था। तो भाई इसलिए बोल रहा हूँ कि बैट्समैन के लिए ये पिच काफी हद तक फायदेमंद रहती है। अभी गेंदबाजी की बात करें तो भाई यहाँ पर फास्ट गेंदबाज को काफी हद तक मदद मिलती है, यानी कि आप मान के चलो कि बॉल काफी हद तक बाउंस होती है। तो स्टार्टिंग के ओवर के दौरान यानी कि पूरे मैच में तो फास्ट गेंदबाज को अच्छी खासी मदद मिलेगी, इसलिए बोल रहा हूँ कि विकेट भी जा सकती है। मतलब आप मान के चलो कि भाई गेंद बाउंस होगी, बल्लेबाज हिट करने को गया और कैच आउट हो गया, तो उससे काफी हद तक मदद मिल सकती है फास्ट गेंदबाज को। इसलिए अपनी टीम में कल के लिए बल्लेबाज और फास्ट गेंदबाज वो दोनों को ज्यादा ट्राई करना। अभी स्पिनर की बात करें तो भाई इस पिच पर स्पिनर को इतनी अच्छी खासी मदद नहीं मिलती। अब मान के चलो कि भाई 100% में से 27% जितनी स्पिनर को मदद मिल सकती है। और कल के मुकाबले की बात करें तो भाई कल के मुकाबले में अभी फ्रेश पिच होगी, तो मुझे ऐसा नहीं, इतना अच्छा नहीं लग रहा है कि इतना अच्छा, मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि स्पिनर को इतनी अच्छी मदद मिल सकती है। इसलिए बोल रहा हूँ कि कल की फ्रेश पिच पर फास्ट गेंदबाज को काफी हद तक मदद मिलेगी एज कम्पेयर टू स्पिनर बॉलर। इसलिए आप ट्राई ऐसा करना कि दोनों टीमों में से एक एक स्पिनर को ट्राई कर सकते हो, बाकी तो फास्ट गेंदबाज को ट्राई करना आपके लिए अच्छा फायदेमंद रहेगा, और बल्लेबाज को ज्यादा ट्राई करना। और इस पिच पर जो भी टीम टॉस जीती है वो पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना काफी हद तक आसान रहता है, और सेकेंड इनिंग में भी स्कोर चेंज हो सकता है। मतलब ऐसी पिच है, इसलिए मान के चलो कि भाई बल्लेबाजों के लिए हाई स्कोरिंग पिच मानी जाती है, और बॉलिंग के लिए, पेसर्स के लिए काफी हद तक फायदेमंद रहती है। अभी हम बात करते हैं महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर जो लास्ट मुकाबले खेले गए उसके बारे में। तो भाई इस पिच पर जो लास्ट मुकाबला खेला गया उसमें फर्स्ट इनिंग के दौरान 329 का स्कोर बना था, और सेकंड इनिंग के दौरान 322 का स्कोर बना था। और उसके अगले मुकाबले में फर्स्ट इनिंग के दौरान 336 का स्कोर बना था, और उसको चेस करते हुए सेकंड इनिंग के दौरान 337 का स्कोर बना था। और उसके अगले मुकाबले में फर्स्ट इनिंग के दौरान 370 का स्कोर बना था, और सेकंड इनिंग के दौरान 251 का स्कोर बना था। यानी भाई अब इस रिकॉर्ड से तो समझ गए होंगे कि भाई बैट्समैन के लिए ये पिच काफी हद तक फायदेमंद रहती है। इसलिए बोल रहा हूं कि आप कल की मैच के लिए बल्लेबाज को ज्यादा ट्राई करना। बल्लेबाज अगर टिक गया तो काफी हद तक अच्छी पारी खेल सकता है। इस रिकॉर्ड से तो आपको पता चल रहा होगा कि भाई 300 के करीब तो स्कोर तो बनता ही है, और विकेट भी काफी हद तक अच्छी गिर रही है। इसलिए बोल रहा हूँ कि फास्ट गेंदबाज को इस पिच पर काफी हद तक ट्राई करना। फिर बात करते हैं फास्ट गेंदबाज और स्पिनर को इस पिच पर कैसी मदद मिल रही है। अभी लास्ट 3 मुकाबले की बात करें तो उसमें पेसर्स को इस पिच पर लास्ट 3 मुकाबले में 36 विकेट मिली है, और उसमें फर्स्ट इनिंग के दौरान 16 विकेट और सेकंड इनिंग के दौरान 20 विकेट मिली है।
अभी स्पिनर की बात करें तो भाई स्पिनर को लास्ट 3 मुकाबले में सिर्फ 6 ही विकेट मिली है, और इसमें फर्स्ट इनिंग के दौरान 5 विकेट और सेकंड के दौरान 1 ही विकेट मिली है। भाई ये रेशियो आप देख सकते हो, पेसर्स को 3 मुकाबले में 36 विकेट मिली है और स्पिनर को केवल 6 विकेट मिली है। यानी कि आप मान के चलो कि आपको पता चल रहा होगा कि इस पिच पर पेसर्स को काफी हद तक मदद मिल रही है एज कंपेयर टू स्पिनर बॉलर। तो कल के मुकाबले में आप पेसर्स को ज्यादा ट्राई करना, ठीक है, तो आपके लिए टीम काफी हद तक मतलब ज्यादा पॉइंट लाके दे सकती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अभी हम बात करते हैं वेन्यू स्टैटिस्टिक की। तो भाई इस ग्राउंड पर टोटल 7 मुकाबले खेले गए, उसमें से फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम 4 बार और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम 3 बार विन हुई। यानी कि भाई फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग का रेशियो इतना करीब है, मतलब आप मान के चलो कि फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में विनिंग के चांसेस 50-50% दिखाई दे रहा है। इसलिए कल के लिए प्रिडिक्ट करना ज्यादा मुश्किल रहेगा कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतेगी या सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतेगी। इस ग्राउंड का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर की बात की जाए वो 307 या 310 के करीब है। लेकिन कल की मैच में बात करें तो भाई अगर टीम इंडिया परफॉर्म कर रही होगी फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही होगी तो 350 के करीब, यानी कि मान के चलो 360 या 350 के करीब स्कोर बनेगा। और बांग्लादेश अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही होगी तो 300 के करीब स्कोर बनेगा, मतलब आप मान के चलो 290 या 310 के करीब स्कोर बन सकता है, उन दोनों के बीच में स्कोर बनता हुआ दिखेगा। और सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो भाई इस पिच पर चेज हो सकता है, मतलब पुराने रिकॉर्ड में चेज हुआ ही भी है। तो भाई इसलिए बोल रहा हूँ कि सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 310 या 320 के करीब हो ही सकता है। इसलिए यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो भाई इस पिच पर हाईएस्ट स्कोर एक बार 356 तक गया है, और यहाँ पर लोएस्ट स्कोर की बात करें तो भाई वो 230 का है। मतलब आप मान के चलो भाई लोएस्ट स्कोर भी इस पिच पर काफी हद तक अच्छा बना है, मतलब 230 या 250 के करीब। तो भाई लोएस्ट स्कोर इतना भी ज्यादा लोएस्ट नहीं है। अभी मान के चलो कि भाई इतना लोएस्ट स्कोर कभी कहलाएगा जब भी ये पिच बल्लेबाजों के लिए काफी हद तक फायदेमंद रहती है। इसलिए बोल रहा हूँ कि बल्लेबाज को ज्यादा ट्राई करना। अभी हम बात करते हैं दोनों टीमों के बीच जो लास्ट 5 मुकाबले खेले गए उसके हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। उसमें 2 मुकाबले इंडिया ने और 3 मुकाबले बांग्लादेश ने विन किए। भाई वो क्या था कि भाई बांग्लादेश की पिच पर वो मैच खेला गया था, तो भाई जाहिर सी बात है भाई होम ग्राउंड पर तो सभी टीम अपना अच्छा परफॉर्मेंस देगी। और दूसरी बात भाइयों, ये तो सिर्फ लास्ट 5 मुकाबले का ही हेड टू हेड रिकॉर्ड था, लेकिन अभी दोनों टीमों के बीच 40 मुकाबले खेले गए, उसमें से 31 मुकाबले इंडिया ने और बाकी के 9 मुकाबले बांग्लादेश ने विन किए। यानी कि भाई इंडिया का स्कोर विनिंग में हाईएस्ट है, तो कल के मुकाबले में शायद इंडिया जीत सकती है। उसके जीतने के चांसेस 70 या 80% दिखाई दे रहे हैं। और दोनों के एवरेज स्कोर की बात की जाए तो भाई इंडिया का एवरेज स्कोर है 251 का और बांग्ला का एवरेज स्कोर है 211 का। और मैक्सिमम स्कोर की बात की जाए तो भाई इंडिया का मैक्सिमम स्कोर है 399 तक का और बांग्ला का मैक्सिमम स्कोर है 265 का, और मिनिमम स्कोर है इंडिया का 51 का और बांग्ला का 158 का। यानी कि भाई इंडिया सभी में आ गया बांग्लादेश से, तो शायद उसके जीतने के चांसेस 70 से 80% दिखाई दे रहे हैं। अभी हम बात करते हैं दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो भाई दोनों टीमों की जो लास्ट में मुकाबले में प्रोबेबल प्लेइंग 11 थी वही रहने वाली है, 90% तो वही है, ठीक है। उसमें पहले की बांग्लादेश की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात की जाए तो भाई उसमें है लिटन दास, टी हसन, एम एस मिराज, एन संतो, एम रहीम, एसएल हसन, टी हार्डोई, एम रियाद, टी अहमद, एम रहमान, एस इस्लाम। तो भाई ये थी बांग्लादेश की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अभी हम बात करते हैं इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 आप सभी जानते होंगे, उसमें है रोहित शर्मा, शुभम गिल अभी वापस आ गए हैं, तो भाई शुभम गिल तो पक्का है कि खेलेंगे ही। फिर आते हैं विराट कोहली, श्रेयस अय्यर। हाँ, श्रेयस अय्यर का ऐसा न्यूज़ है शायद श्रेयस अय्यर ना खेले, उसकी जगह पे सूर्य कुमार यादव को खिलाया जाए। वो पक्का नहीं है लेकिन 20% जितना मैं श्योर हूँ कि शायद सूर्य कुमार आ सकते हैं श्रेयस अय्यर की जगह पे, ठीक है। फिर आता है केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जाडेजा, एस ठाकुर, सिराज, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह। तो भाई ये थी दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अभी हम बात करते हैं मेरे प्रिडिक्शन की। तो बांग्लादेश से मेरा जो 7 प्रिडिक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, माना कि अभी स्क्रीन पर आपको सिर्फ 5 ही प्रिडिक्शन दिखेंगे क्योंकि भाई एडिटिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन हाँ 7 प्रिडिक्शन मैं आपको देने वाला हूँ। उसमें है लिटन दास की बात करें कि उनका रिसेंट फॉर्म अभी ठीक ठाक चल रहा है, मतलब इतना भी अच्छा नहीं चल रहा है, फ्लॉप ही हो रहा है। लेकिन कल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कल की मैच के लिए इंडिया के अगेंस्ट अच्छा करके जा सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ। सॉरी दोस्तों।
और इसलिए बोल रहा हूँ कि लिटन दास को आप ले लेना ऐसे रिस्क लेने वाले, रिस्क की पॉइंट बन सकते हैं, इसलिए इनको ले लेना। फिर आते हैं एसएल हसन। सॉरी, एसएल हसन की बात की जाए तो एसएल हसन इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग चाहे बल्ले से हो या गेंदबाजी से, दोनों से आपको अच्छे पॉइंट लाके दे सकते हैं, इसलिए इनको लेना मस्ट पिक बनेगा। फिर आता है टी अहमद की गेंदबाजी की बात करें तो भाई इस पिच पर फास्ट गेंदबाज को काफ़ी हद तक अच्छी मदद मिल रही है, मतलब आप विकेट तो चटकाएंगे, इसलिए फर्स्ट इनिंग हो या चाहे सेकंड इनिंग, दोनों इनिंग के लिए टी अहमद को लेना मस्ट पिक बनेगा। फिर आता है मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान की बात करें तो भाई फर्स्ट इनिंग में इंडिया के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड काफ़ी हद तक अच्छा है, इसलिए फर्स्ट इनिंग के लिए इनको लेना मस्ट पिक बनेगा। और सेकेंड इनिंग के लिए आप एस इस्लाम को ट्राई कर सकते हो, जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। फिर आते हैं मुल्ला रियाद। इनका रिसेंट फॉर्म काफ़ी हद तक अच्छा चल रहा है, इसलिए इनको ट्राई कर सकते हो, मैं तो करूंगा, शायद ड्रॉप भी कर लूँ, मतलब आप मान के चलो 60 से 80% चांसेस है मैं इनको लूँ, ठीक है। इनकी बॉलिंग तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ बल्ले से आपको पॉइंट लाके दे सकते हैं, अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो ये बल्ले से आपको कुछ ना कुछ पॉइंट लाके दे सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं एम एस हसन मिराज, भाई उनका अभी रिसेंट फॉर्म काफ़ी हद तक अच्छा चल रहा है, ठीक है, और इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी हद तक वो बल्लेबाजी कर चुके हैं और विकेट भी चटका चुके हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि फर्स्ट इनिंग के लिए आप सेकेंड इनिंग के लिए आप एम एच मिराज को ट्राई कर लेना, और फर्स्ट इनिंग के लिए एन हसन संतोष को ट्राई कर लेना। भाई अगर आप एक टाइम पे रिस्क लेना चाहते हो तो आपके लिए बता रहा हूँ के एन संतो एज ए रिस्की पॉइंट, मतलब गेम चेंजर हो सकता है, फर्स्ट इनिंग के लिए ट्राई कर लेना। बाकी मोस्ट ऑफ अगर सेफ जाने वाले एम एच हसन मिराज को ट्राई कर लेना, सेफ जाने के लिए ये बेस्ट पिक बनेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारे जो इंडिया के प्रिडिक्शन है उसके बारे में। इंडिया के प्रिडिक्शन में है शुभम गिल सेकंड वाला ओपनिंग करने को आएंगे, और इनका रिसेंट फॉर्म अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट फर्स्ट मुकाबला खेला था वर्ल्ड कप का, लेकिन उसके आगे वो बंदा इंडिया की पिच पर काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इनको लेना मस्ट पिक बनेगा ही। फिर आता है विराट कोहली की बात, तो भाई सेकेंड इनिंग के लिए इंडिया चेस करने वाली हो तो भाई विराट कोहली को ट्राई कर लेना, और फर्स्ट इनिंग के लिए आप रोहित शर्मा को ट्राई कर सकते हो, ऐसे रिस्की पॉइंट दे रहा हूँ। बाकी सब क्या करेंगे, इन तीनों को लेके आएंगे, दो ओपनर और फर्स्ट डाउन, यानी कि रोहित शर्मा, शुभम गिल और विराट कोहली, लेकिन हम थोड़ा रिस्क लेंगे, अगर रिस्क लेंगे और अगर चल गया बंदा तो काफ़ी हद तक अपने को पॉइंट मिल सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। फिर लेंगे अपन केएल राहुल को, उसके लिए भी आपको एक रिस्की पॉइंट बता रहा हूँ, अगर कल की मैच के लिए आप केएल राहुल को ड्रॉप करके एम राहिम को ले सकते हो, जो बांग्लादेश का विकेट कीपर है, तो ऐसे रिस्की पॉइंट वो भी अच्छी पिक बन सकती है, आप जीएल में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि केएल राहुल से मुझे इतनी मतलब फीलिंग नहीं आ रही कि वो बंदा कल की मैच में इतनी अच्छी पारी खेल के जाएगा। हाँ माना कि डिसेंट फॉर्म करके जाएगा, लेकिन इतनी अच्छी पारी नहीं लग रही है मेरे को। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या। भाई हार्दिक पांड्या एज ए ऑलराउंडर अब तक इनका इतना परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ बांग्लादेश के अगेंस्ट इनका बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, इसलिए इनको भी लेना मस्ट पिक बनेगा, ठीक है। एसएल हसन की तरह इनको भी लेना मस्ट पिक बनेगा, ये दोनों आपके लिए मस्ट पिक बनेंगे, कल की टीम में ये दोनों पक्का होने चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं जाडेजा। फर्स्ट इनिंग के लिए आप जाडेजा को ट्राई कर सकते हो, अगर सेकंड इनिंग के लिए आप ट्राई करना चाहते हो तो कुलदीप यादव को कर लेना, ठीक है। मोस्ट ऑफ लोग क्या करेंगे कि भाई जाडेजा को ड्रॉप कर लेंगे फर्स्ट इनिंग के लिए, और सेकंड इनिंग के लिए जाडेजा को ड्रॉप कर देंगे और उनकी जगह पे कुलदीप यादव को ला के देंगे, लेकिन भाई ये स्पिनर के लिए इतनी अच्छी पिच नहीं है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि स्पिनर कम ही ट्राई करना, ठीक है। दोनों में से किसी को ट्राई कर लेना, जैसे मैंने बताया वैसे। फिर आता है जसप्रीत बुमराह। भाई बुमराह का बांग्लादेश के अगेंस्ट रिकॉर्ड काफ़ी हद तक अच्छा है, और इंडिया की पिच पर वो विकेट चटकाता ही है, इसलिए बांग्ला के अगेंस्ट उनको लेना मस्ट पिक ही बनेगा, ठीक है। फिर आते हैं शार्दुल ठाकुर। आपने सोचा होगा कि भाई सिराज आएंगे, ठीक है, लेकिन मैं सिराज को ड्रॉप करूंगा और शार्दुल ठाकुर को लूंगा, क्योंकि भाई जब भी बांग्लादेश के अगेंस्ट मुकाबला खेला गया है, जितने भी पास्ट में मुकाबले खेले गए, उसमें मोस्ट ऑफ मुकाबले में शार्दुल ठाकुर ने 3 से 4 विकेट चटकाई है। हाँ माना कि 1-2 मैच में वो फ्लॉप भी हुए, मतलब 1-2 विकेट चटकाई है, लेकिन बाकी मोस्ट ऑफ मुकाबले में 3 से 4 विकेट चटकाई है। जब बुमराह टीम में नहीं थे तब भी शार्दुल ठाकुर ने इंडिया की पिच पर बांग्ला के अगेंस्ट 3 से 4 विकेट चटकाई है, इसलिए इनको भी लेना
लेना मस्ट पिक बनेगा। अपने इंडिया की टीम से फास्ट बॉलर की बात की जाए तो भाई जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर ये दोनों मस्ट पिक बनेंगे कल के लिए। और बांग्लादेश की टीम से टी अहमद और फर्स्ट इनिंग के लिए मुस्तफिजुर रहमान और सेकंड इनिंग के लिए आई इस्लाम। ठीक है, ये बॉलर, ये 4 बॉलर आपको रखने ही रखने हैं। ठीक है, और ऑलराउंडर में आप 3 ले सकते हो या 4 ले सकते हो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सीवीसी ऑप्शन की। तो भाई सीवीसी ऑप्शन में पहला है विराट कोहली। विराट कोहली आप तब ट्राई करना है जब सेकेंड इनिंग में चेस कर रही हो। फर्स्ट इनिंग के लिए आप रोहित शर्मा को लोगे और सेकंड इनिंग के लिए विराट कोहली को। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप रोहित शर्मा को लेके ट्राई कर रहे हो फर्स्ट इनिंग के लिए तो आप रोहित शर्मा को कैप्टन बना देना, और सेकंड इनिंग में अगर आप विराट कोहली को ट्राई कर रहे हो बल्लेबाजी के लिए तो वो चेज रिकॉर्ड में काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए उनको आप कैप्टन बना सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ऐसी पिक है कि भाई वो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से बांग्ला के अगेंस्ट पॉइंट लाके देगा। इसलिए अगर आप सेकंड इनिंग के लिए कैप्टन कोहली को बना रहे हो तो वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या को बनाना। पक्का ही बोल रहा हूँ कि भाई आपकी टीम बहुत ज़्यादा पॉइंट लाके देंगी। ठीक है, फिर आते हैं जसप्रीत बुमराह। अगर आप बॉलर को ट्राई कर रहे हो एज ए फास्ट गेंदबाज तो आप जसप्रीत बुमराह को एज ए रिस्की पॉइंट ट्राई कर सकते हो। जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बना सकते हो और हार्दिक पांड्या को, या आप ऐसा कर सकते हो कि हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना देना और जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन बना देना, तो वो भी एक पिक अच्छी बन सकती है। और दूसरी जीएल के लिए एक अच्छी पिक बता रहा हूँ कि उसमें जसप्रीत बुमराह ट्राई कर लेना और शार्दुल ठाकुर ट्राई कर लेना, या उसकी जगह पे टी अहमद को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो भाई वो कैसी पिक बनेगी कि आप जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बना रहे हो, ठीक है, और सामने टी अहमद हो या अपने जो भी दूसरा प्लेयर लीदा हो वो उसको ट्राई कर लेना एज ए वाइस कैप्टन, वो भी एक अच्छी जीएल के लिए पिक बन सकती है। ठीक है, फिर आते हैं एसएल हसन। आप एसएल हसन को भी कैप्टन बना सकते हो क्योंकि मुझे पक्का है कि भाई इंडिया के अगेंस्ट वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट लाके देगा, इसलिए उनको आप कैप्टन बना सकते हो और हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बना सकते हो, दोनों ऑलराउंडर। तो भाई आपको क्या होगा कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट लाके देंगे तो आपके पॉइंट में ग्रो होगा। तो भाई ये भी एक अच्छी पिक बन सकती है। और दूसरी बात भाइयों, अगर ये सब में कुछ हमारे प्रेडिक्शन में या सीवीसी ऑप्शन में कुछ भी चेंज होगा तो वे मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि जल्दी से जाओ और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो ताकि आपको वहाँ पे मैं हर एक मैच का जो सेशन प्रेडिक्शन देता हूँ, मैच विनर प्रेडिक्शन देता हूँ, ड्रीम 11 टीम देता हूँ, पिच रिपोर्ट देता हूँ, वो सब कुछ आपको मिलता रहे। ठीक है, तो जल्दी से जाओ और हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और हमारे साथ बने रहो।